नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने सरकार की नीति और निर्णय में राष्ट्र प्रथम की भावना को बताया महत्वपूर्ण। कहा, देश लिख रहा है आने वाले 1000 वर्षों का भविष्य और यही है दुनिया के लिए भारत की सबसे बड़ी गारंटी। लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग, 14 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता का किया ऐलान। हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने जताया दुख। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उलान बटार में मंगोलिया के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से की मुलाकात। विकास, ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर हुई चर्चा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के इतर एनएसए अजीत डोभाल ने ब्राजील, चीन, ईरान सहित कई देशों के सुरक्षा अधिकारियों से की मुलाकात। ब्रिक्स मंच के तहत सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय साझेदारी के नए अवसरों पर की चर्चा। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने रचा एक और इतिहास। विश्व कप में सबसे अधिक गोल करने वाले बने फुटबॉलर। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीडिया संस्थान के विशेष कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट में शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्र प्रथम की भावना को मजबूती देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वो देश हैं जिसने विकास और विनाश दोनों देखे हैं। आज ये भारत आने वाले 1000 वर्षों का भविष्य लिख रहा है। हम किसी क्षणिक घटना पर उतावले होने वाले देश नहीं है। हम वो हैं जिसने विकास और विनाश देखा भी है, झेला भी है। हम वो देश हैं जिसके जहन में युगों की मेमोरी चिप लगी हुई है। हम युगों की मेमोरी चिप वाले नेशन है और इसलिए भारत जो कर रहा है, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माओवाद, नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने की सरकार की उपलब्धि का जिक्र किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि हाथ में संविधान की किताब लेकर ढोंग रचने वाले लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इसका नाम तक नहीं लेते। वहीं भाजपा सरकार ने राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे बढ़कर काम किया है। आपके लिए वन लाइन न्यूज होगा या टीवी पे आधे घंटे डिबेट होगी कि माओवादी आतंकवाद खत्म हो गया। चीजें ऐसे नहीं होती हैं, उसके लिए खपना पड़ता है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और आजकल जो लोग, कुछ लोग संविधान दिखाते रहते हैं, लेकिन जब ये लोग सरकार में थे और नक्सल प्रभावित इलाकों में संविधान का नाम लेने पर गोली मार दी जाती थी, और तब ये लोग चुप बैठे थे।
तब उनके हाथों में संविधान नहीं दिखता था, कांप रहे थे उनके हाथ। उस दर्दनाक स्थिति से कांग्रेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, 2014 के बाद हालात को बदलने के लिए हम राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे बढ़े, हम निकल पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी भारत की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार के काम करने के तरीके ने देश के लोगों की आकांक्षाओं को नई ऊंचाई दी है। उन्होंने कहा कि लोग अपेक्षाएं उन्हीं से रखते हैं जो उन्हें पूरा करते हैं। हमारी सरकार जिस तरह काम कर रही है, उसने देश के लोगों की एस्पिरेशन बहुत बढ़ा दी है। एक काम हुआ तो लोगों की डिमांड वहीं खत्म नहीं हो जाती, वो उससे भी बेहतर काम चाहते हैं, उससे भी अपडेट सुविधा चाहते हैं। अगर पहले डिमांड नई सड़क की थी तो सड़क बनने के बाद लोग पूछते थे मेट्रो कब आएगी। पहले अपेक्षा होती थी कि ट्रेन समय पर पहुंच जाए, ट्रेन में बैठने की साफ सुथरी जगह मिल जाए। आज डिमांड है कि हमारे रूट पर वंदे भारत क्यों नहीं चल रही। साथियों, कुछ लोगों को यह असंतोष लगता है, ये एस्पिरेशन है। हमारे देश में एक फौज ऐसी है, उसको लगता है ये सब मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन लोग आखिरकार ये अपेक्षाएं किसके पास करेंगे भाई? जो करता है उससे पास करेंगे ना। सामान्य लोग भी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है कि जरा मोदी जी ये हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, कहता रहते ना। उनको भरोसा है, करेगा तो यही करेगा। केंद्र सरकार के हर फैसले के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश का बहुत बड़ा वर्ग आकांक्षी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति की एक टोली है जो हमेशा विपक्ष में खड़ी रहती है। एक तरफ देश का बहुत बड़ा वर्ग एस्पिरेशनल है, तो दूसरी तरफ राजनीति की एक टोली है जिसका जीवन मंत्र बन गया है ऑलवेज अगेंस्ट। ये टोली क्रॉनिक डिससेटिस्फैक्शन यानी स्थायी असंतोष से भरी हुई है। ये वही लोग हैं जो कभी डेटा या आटा इसकी डिबेट चलाते थे। पहले डेटा की आटा बड़ा मजा आता था। आज यही लोग पूछते हैं कि बताओ मोदी जी एआई में क्या काम हुआ। ये लोग करप्शन को लेकर दुनिया भर के इंडेक्स उठाकर लाते हैं, भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। इनके इकोसिस्टम का मीडिया भी 24-24 घंटे उछालता रहता है। लेकिन जब करप्शन के विरुद्ध एक्शन होता है, जब कार्रवाई होती है, तो यही लोग चिल्लाते हैं। सबसे पहले हल्ला मचाने का काम कौन करते हैं? यही गलत हो रहा है, फलाना गया, ढिकना गया, रेड कर दी, जांच कर दी, अरेस्ट कर दिया। सवाल उठाए जाते हैं, कार्रवाई ऐसे क्यों हो रही है, वैसे क्यों नहीं, अब क्यों हो रही है, तब क्यों नहीं, ए पर क्यों हो रही है, बी पर क्यों नहीं हो रही है। यही उनका खेल है। साथियों, इन लोगों का कैरेक्टर समझना देश के लिए बहुत जरूरी है। खास तौर पे मेरे देश के युवाओं को इनको पहचानने की जरूरत है। और हमारी जैन जी को तो बहुत जल्दी समझना चाहिए
लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित पुरनिया इलाके में सोमवार शाम एक निजी कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें 15 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर वे लखनऊ पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया, राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की, घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। हादसे के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे बेहद दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। इसके बाद उन्होंने अपने सभी निर्धारित कार्यक्रम तत्काल रद्द कर दिए और लखनऊ के लिए रवाना हो गए। अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। घटनास्थल पर मौजूद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि हादसे में 15 बच्चों की मौत हो गई और 4 घायल बच्चों को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। घायलों का इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। हमारे अपने परिवार के 14 बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं। कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं। इनको केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जांच के निर्देश दिए हैं। कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी प्राथमिकता है कि घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बहुत ही दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में न्यू टाउन के एक होटल में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में ममता बनर्जी को कथित तौर पर पार्टी के चेयरपर्सन पद से हटाकर अरूप रॉय को अध्यक्ष नियुक्त करने और अभिषेक बनर्जी को महासचिव पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अब तक ममता बनर्जी को अपना चेयरपर्सन मानने वाला ये गुट पहली बार सार्वजनिक रूप से उनके नेतृत्व से अलग होता नजर आया है। बैठक में कोलकाता के मेयर फरहाद हाकिम और वरिष्ठ नेता अरूप विश्वास की मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में अटकलें और तेज कर दी हैं। बागी गुट का कहना है कि पार्टी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नई समिति के गठन के लिए ये बैठक बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने 3 दिवसीय पंजाब दौरे के तीसरे और अंतिम दिन लुधियाना में युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि इस देश में हमारे लिए सबसे बढ़िया अगर कुछ हुआ है तो वो आज के युवाओं के स्पोर्ट्स के प्रति बढ़ता आकर्षण है और इसका सकारात्मक नतीजा भी सामने दिख रहा है। फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे एथलीट हो, चाहे ओलंपिक हो, लेकिन मैं देखता था कि मैं भी जब स्कूल कॉलेज के लाइफ में कि हमारे भारत का नंबर नीचे से भी दूसरा तीसरा नजर नहीं आया। खाता खुल जाता था तो लगता था कि भारत का प्राइड आ गया। खाता खुल जाता था, कभी कभी तो खाता भी नहीं खुलता था। एक कोई ब्रोंज ले आया तो हमको लगता था चलो टैली में हम कहीं नजर आ गए। इस देश में कहीं ना कहीं वो परिस्थिति है। कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर कोई कुछ ले आता था तो हमको लगता था कि कोई एक पीटी उषा बन जाए। लेकिन आज इस देश में मैं मानता हूं कि हमारे लिए सबसे बढ़िया अगर कुछ चीज हुआ है तो आज के युवा आबादी के लिए स्पोर्ट्स के प्रति उनके आकर्षण और उनका रोड मैप सामने दिख रहा है। अभी भी चुनौती है, लेकिन जिन सरकारों ने, जिन राज्यों ने पूरी तरह से इसको हाथ में लिया है वो आज सफलता की कहानी लिख रहे हैं। भारत की उर्वरक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है।
यूरिया डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी और सल्फर की आवश्यक खेप लेकर 4 जहाज सफलतापूर्वक होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं। ये जहाज कृष्णापट्टनम, काकीनाडा, पारादीप और मुंद्रा बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार 22 जून 2026 तक देश में कुल उर्वरक भंडार 196.08 लाख टन पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 168.67 लाख टन की तुलना में काफ़ी अधिक है। इसमें 81.44 लाख टन यूरिया, 20.92 लाख टन डीएपी, 55.91 लाख टन एनपीके, 12.68 लाख टन एमओपी और 25.13 लाख टन एसएसपी उर्वरक शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगोलिया के उपराष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख से उलानबटोर में शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रपति खुरेलसुख की पिछले वर्ष भारत यात्रा से दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिली है। दोनों पक्षों ने विकास, ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और मंगोलिया के संबंधों की सबसे बड़ी ताकत दोनों देशों के बीच आध्यात्मिक मित्रता है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को मंगोलिया के विदेश मंत्री बसेतसेग बटमुंग से मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही खनन, स्वच्छ ऊर्जा और कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि भारत मंगोलिया को अपना थर्ड नेबर और आध्यात्मिक साझेदार मानता है और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे, जहां वे अपने समकक्ष चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे गुरुवार को जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगोलिया के प्रतिष्ठित गांडन मठ के प्रमुख महंत हिज एमिनेंस खाम्बा नोमुन खान गेशे लहराम्पा डी जौजान दोरोज से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों का और साथ ही साथ जन जन से संपर्क को और मजबूत करने के लिए ये मुलाकात हुई और उनके आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच साझा बौद्ध विरासत और आध्यात्मिक संबंध को उन्होंने द्विपक्षीय मित्रता की मजबूत आधारशिला बताया। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य एवं विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की, साथ ही संबंधों के सामान्य होने की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष जताया। बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस बात पर जोर दिया कि स्टेबल, प्रेडिक्टेबल और कंस्ट्रक्टिव द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोनों पक्षों ने वार्ता को रचनात्मक, सकारात्मक और भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाने वाला बताया। देश में अंगदान को लेकर जागरूकता और जन भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इसी दिशा में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अंगदान के लिए 5 लाख प्रतिज्ञाओं का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि देश भर में अंग और ऊतक दान के प्रति बढ़ती जागरूकता तथा लोगों की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकार और विभिन्न संगठनों के प्रयासों से अंगदान को जन आंदोलन बनाने की दिशा में लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे ज़रूरतमंद मरीजों को नया जीवन देने की उम्मीद और मजबूत हुई है। गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ी स्थित कामाख्या मंदिर में आज से वार्षिक अंबुबाची मेले की शुरुआत हो गई। देश भर से हजारों श्रद्धालु, साधु संत, तीर्थयात्री इस पवित्र आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं।
मंदिर प्रशासन के अनुसार आज रात करीब 9 बजे प्रवृत्ति अनुष्ठान के बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर 23 से 25 जून तक बंद रहेगा और 26 जून को निवृत्ति अनुष्ठान के बाद श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोला जाएगा। देवी कामाख्या के वार्षिक रजस्वला काल के प्रतीक इस मेले को नारी शक्ति और उर्वरता के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मेले के शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। अंबुबाची पर्व प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर महाशिव पुराण तंत्र चूड़ामणि के अनुसार 52 शक्तिपीठों में से प्रथम स्थान मां कामाख्या का है और श्रद्धालु बड़ी आस्था लेकर आते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर साधक को बड़ी शक्ति मिलती है और साधना की एक यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़ा केंद्र है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे माँ के गर्भगृह से निकल के आ रहे हैं, माँ की गोद में। इतना सुंदर दर्शन है और सब कुछ इतना व्यवस्थित है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई हुई है। मैं यहाँ अंबुबाची मेले में आई हुई हूँ और ये कौड़ी कामाख्या ऐसी जगह है कि यहाँ साधना का बहुत बड़ा स्थान माना गया है। ये स्थान ऐसा है कि यहाँ आके ऑटोमेटिक इंसान को एक अलग ऊर्जाएं मिलती है, जिससे मन को शांति मिलता है और पूजा अर्चना भक्ति करने का यहाँ सबसे बड़ा स्थान वो मिलता है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष और नेपाल के पूर्व वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पौडेल को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वे वीरेंद्र नगर में पार्टी के एक आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग द्वारा जारी वारंट के बाद की गई है। फिलहाल पौडेल को जिला पुलिस कार्यालय में रखा गया है और उन्हें जल्द ही काठमांडू लाया जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है। ऑस्ट्रिया के खिलाफ मुकाबले में मेसी ने शानदार गोल दागते हुए फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। यह विश्व कप में उनका 17वां गोल है, जिसके साथ उन्होंने जर्मनी के पूर्व दिग्गज मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। मेसी ने डलास स्टेडियम में यह गोल पहले हाफ के 38वें मिनट में दागा। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।